एलन्स कीनोट्स में ना हर रेमेडी की ना एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक कहानी है। बिल्कुल। आज हम उस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले तो बहुत स्टाउट और रोबस्ट थी, लेकिन अब एकदम ब्रोकन डाउन हो चुकी है। सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता स्ट्रांग इंसान इतना कमजोर हो गया? और एलन इसका जवाब देखिए पहले ही सेंटेंस में दे देता है। हाँ। वो कहता है डिबिलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अच्छा, यही वो ट्रिगर है जो सिंकोना ऑफिशिनालिस या चाइना की पूरी कहानी शुरू करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस रेमेडी का मतलब सोल है। राइट। शरीर से जब जरूरी फ्लूइड्स जैसे ब्लड या इवन एनर्जी बह जाती हैं तो जो पिक्चर बनती है वो है सिंकोना। इसलिए एग्जाम्स और क्लिनिक्स दोनों में ये एक FRS यानी फर्स्ट रैंक स्टूडेंट रेमेडी मानी जाती है। तो आज हम इस ब्रोकन डाउन स्टेट की गहराई में उतरेंगे। हम एलन्स कीनोट्स के जरिए समझेंगे कि ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स सिंचोना पेशेंट के माइंड, बॉडी और उसके हर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। बिल्कुल। चलिए इसकी कहानी इसके कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। जरूर। एलन्स कीनोट्स कहता है ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो स्टाउट स्वार्थी पर्सन्स थे। ओके। मतलब पहले काफी हेल्दी, तगड़े, शायद थोड़े डार्क कंप्लेक्शन के लोग, लेकिन अब डेबिलिटेटेड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस। एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस? हाँ, यहाँ डिस्चार्जेस का मतलब सिर्फ ब्लड नहीं है, ये एक्सेसिव लैक्टेशन हो सकता है, प्रोलॉन्ग डायरिया या सप्यूरेशन यानी पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है कार्ब वेज से। उसमें भी हम एक्सट्रीम डिबिलिटी देखते हैं, वाइटल फोर्सेस नियरली एग्जॉस्टेड। तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, कार्ब्स की डिबिलिटी ज्यादातर एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस का रिजल्ट होती है, जैसे कोई लंबी बीमारी, उसको हम स्लो कोलैप्स कह सकते हैं। अच्छा। सिंचोना का कोलैप्स अक्सर ज्यादा एक्यूट होता है, जिसका एक क्लियर कट कॉज होता है फ्लूइड लॉस। कार्वेज में सांस की तकलीफ, कोल्डनेस और एयर हंगर प्रोमिनेंट है। राइट। सिंचोना में फ्लूइड लॉस के बाद की हाइपरसेंसिटिविटी, पीरियोडिसिटी और ब्लोटिंग ज्यादा प्रोमिनेंट है। सिंपल लैंग्वेज में कार्ब वे एक धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही बैटरी है, जबकि सिंचोना एक ऐसी बैटरी है जिसमें से अचानक करंट लीक हो गया हो। ये करंट लीक वाली एनालॉजी बिल्कुल क्लियर करती है। और जब बॉडी से इतना कुछ ड्रेन हो जाता है तो इसका असर सीधा माइंड पर पड़ता होगा। एग्जैक्टली। यही इसकी कहानी का अगला चैप्टर है। पेशेंट एपैथेटिक, इंडिफरेंट, टैसिटर्न हो जाता है। मतलब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। पिचबिंग, चुपचाप, गुमसुम रहता है, डिस्पॉन्डेंट, ग्लूमी, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। पर एलन्स कीनोट्स यहाँ एक बहुत ही अजीब और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखता है, बट लैक्स करेज टू कमिट सुइसाइड। ये क्या बताता है? मतलब मरने की इच्छा है पर हिम्मत नहीं है। हाँ, और ये उसकी स्टेट की गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक ऐसी स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस और फिजिकल एग्जॉस्शन है जहां पेशेंट के पास एक डिसाइसिव एक्शन लेने की भी एनर्जी नहीं बची है। ओह। सोचिए, सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए भी एक तरह की मेंटल और फिजिकल एनर्जी चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो सिंचोना पेशेंट में पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। वो बस एक कोने में पड़े रहना चाहता है और किस्मत को कोसते हुए। वाह, ये तो ऐसी कमजोरी है जो इरादे को भी कमजोर कर देती है। तो ये फिजिकल जनरल्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? इस लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के और क्या-क्या साइन पोस्ट्स हैं? सबसे बड़ा साइन कोस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ। उसके अलावा एलन्स कीनोट्स मार्क्ड पीरियोडिसिटी पर बहुत जोर देता है। पीरियोडिसिटी? हाँ, मतलब तकलीफें एक साइकिल में आती हैं, जैसे एवरी अदर डे या हर 7 दिन या 14 दिन में। ये पीरियोडिसिटी फीवर में, न्यूराल्जिया में, यहाँ तक कि कॉलिक में भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी का इंटरनल क्लॉक बिगड़ गया है। और हेमरेज यानी ब्लीडिंग के बारे में एलन्स कहता है, डिस्पोजिशन टू हेमरेज फ्रॉम एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी। इसके साथ रिंगिंग इन ईयर्स, फेंटिंग, लॉस ऑफ साइट, जनरल कोल्डनेस जैसे सिम्टम्स आते हैं। ये तो बस एक लिस्ट लगती है, पर इसके पीछे कोई पैटर्न है क्या? बिल्कुल है। What's really insightful here is कि एलन्स कीनोट्स essentially एक परफेक्ट पिक्चर पेंट कर रहा है हाइपोवोलिमिक शॉक की। अच्छा। जब बॉडी से तेजी से ब्लड लॉस होता है तो यही होता है। ब्लड प्रेशर गिरता है तो फेंटिंग या चक्कर आते हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है तो रिंगिंग इन ईयर्स या कानों में घंटी बजते हैं। आंखों के सामने अंधेरा यानी लॉस ऑफ साइट होता है। राइट। बॉडी सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए स्किन से ब्लड खींच लेती है, इसलिए जनरल कोल्डनेस होती है। ये रैंडम सिम्टम्स नहीं हैं, ये बॉडी के डेस्परेट सिग्नल्स हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ओह वाओ।
सिंचोना इस पूरे सिस्टमिक कोलैप्स को एड्रेस करता है, सिर्फ ब्लीडिंग को नहीं। तो ये सिर्फ खून रोकने की दवा नहीं है, बल्कि खून बहने के बाद जो सिस्टम वाइड शॉक है उससे रिकवर करने की रेमेडी है। यहाँ पर फेरम और फॉस्फोरस से भी कंपेयर किया जाता है। हाँ, तीनों ही टॉप ग्रेड हेमरेज रेमेडीज हैं। फर्क मोडालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का है। फास्फोरस का पेशेंट लंबा, पतला, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है और उसकी ब्लीडिंग ब्राइट रेड होती है। फेरम का पेशेंट आउटवर्डली अच्छा खासा दिखता है, रेड फेस होता है, पर एक्चुअली एनीमिक और वीक होता है, जिसे हम स्यूडोप्लेथोरा कहते हैं। अच्छा। सिंचोना का पेशेंट, जैसा हमने देखा, फ्लूइड लॉस के बाद एकदम पेल और वीक हो चुका है और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी बहुत मार्क्ड है। ये हाइपर सेंसिटिविटी का पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन्स के सेक्शन में ये बहुत अजीब तरह से दिखता है। एलेंस कहता है पेन्स आर एग्रेवेटेड बाय स्लाइटेस्ट टच बट अमेलियोरेटेड बाय हार्ड प्रेशर। हाँ, हल्की टच से दर्द बढ़ता है, पर जोर से दबाने से आराम मिलता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आमतौर पे तो इसका उल्टा होता है। अजीब है, और इसलिए ये एक गोल्डन कीनोट है। इसके पीछे एक पॉसिबल रीजन गेट कंट्रोल थियरी ऑफ पेन हो सकती है। ओके। जब आप हार्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आप लार्ज नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो पेन सिग्नल्स को कैरी करने वाले स्मॉलर नर्व फाइबर्स के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। सिंपल भाषा में, हार्ड प्रेशर का सेंसेशन पेन के सेंसेशन पर हावी हो जाता है। सिंचोना पेशेंट की नर्वस सिस्टम इतनी ओवर सेंसिटिव हो जाती है कि हल्की टच, मतलब लाइट स्टिमुलस, उसे इरिटेट करती है, लेकिन एक फर्म स्टेडी प्रेशर उसे आराम देता है। तो क्लिनिक्स में पेशेंट कहता होगा? हाँ, पेशेंट खुद कहता है, डॉक्टर साहब यहाँ जोर से दबाओ, आराम मिलता है। ये सीधा सिंचोना, कैप्सिकम या प्लम्बम की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब पेशेंट की पूरी सेंसरी सिस्टम एक हाई अलर्ट मोड पर है, और ये हाई अलर्ट मोड शायद सर में भी दिखता होगा। इसके हेडेक्स भी काफी इंटेंस बताए जाते हैं। बिल्कुल, सर दर्द इतना तेज एज इफ द स्कल वुड बर्स्ट, जैसे सर फट जाएगा। ओह माय गॉड। इंटेंस थ्रॉबिंग होती है हेड में और कैरोटिड्स में। कैरोटिड्स वो आर्टरीज हैं जो नेक से ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। उनमें आपको पल्सेशन फील होगी, चेहरा लाल फ्लश्ड हो जाता है। पर यहाँ भी मोडालिटी बहुत पैराडॉक्सिकल है। सर दर्द इतना तेज कि स्कल वुड बर्स्ट, लेकिन पेशेंट को लेटने या बैठने से आराम नहीं मिलता। तकलीफ बढ़ जाती है, उसे खड़ा होना या चलना पड़ता है। करेक्ट। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे। यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इतना अजीम सरदर्द है और पेशेंट आराम करने के बजाय बेचैनी में घूम रहा है। ये हेडेक अक्सर एक्सेसिव हेमरेज, सेक्सुअल एक्सेसेस या वाइटल फ्लूइड लॉस के बाद देखा जाता है। ये बॉडी की एक अजीब अटेम्प्ट है सर्कुलेशन को रेगुलेट करने की। चेहरे पर भी इस एग्जॉशन के साइंस दिखते हैं। एलेंस ने पेल हिपोक्रेटिक फेस का जिक्र किया है। ये हिपोक्रेटिक फेस क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म है उस लुक के लिए जब चेहरा बिल्कुल संकन, नाक शार्प और स्किन पेल, कोल्ड और थोड़ी डैम्प हो जाती है। अच्छा। जैसा अक्सर लंबी सीरियस बीमारी के बाद या डेथ से पहले दिखता है। इट्स द फेस ऑफ एक्सट्रीम एग्जॉशन। सिंचोना में आंखें भी धसी हुई लगती हैं, संकन आइज, और उनके नीचे नीले घेरे यानी ब्लू मार्जिन्स बन जाते हैं। तो ने एक्सट्रीम वीकनेस और सेंसिटिविटी सिर्फ नर्वस सिस्टम तक महदूद नहीं है, ये पेट में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी उतर आती है। हाँ, और ये इसका एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। एलेंस कहता है एक्सेसिव फ्लैचुलेंस ऑफ स्टमक एंड बाउल्स। पेट एकदम गैस का गुब्बारा बन जाता है। फर्मेंटेशन होता है, पेट से गुरगुर की आवाजें आती हैं, जिसे हम बोर्बोरिग्मस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक $1 बिलियन सिम्टम है। क्या? बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ। अच्छा, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा मुकाबला कार्बरेज से है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एग्जैक्टली। सोचने का तरीका यह है, सिंचोना का पेट एक ऐसी सील्ड बॉटल है जिसमें गैस बन रही है और ढक्कन मजबूती से बंद है। डकार यानी बेल्चिंग आती है पर प्रेशर रिलीज नहीं होता। पेट फूला का फूला रहता है। हाँ, जबकि कार्ब वे में पेट का ऊपर का हिस्सा स्टमक ज्यादा इफेक्ट होता है और हर डकार के साथ थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है। पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ये एक सिंगल डिफरेंस क्लिनिक में रेमेडी डिसाइड कर सकता है। और इसके कॉलिक यानी पेट दर्द में भी वही पीरियोडिसिटी और मोडालिटीज दिखती हैं। हाँ, कॉलिक भी पीरियोडिकल होता है, रोज एक फिक्स टाइम पर आ सकता है, खाने के बाद और रात में बढ़ता है। और आराम कैसे मिलता है? आराम मिलता है बेंडिंग डबल से। ओह, कोलोसिंथ जैसा। बिल्कुल।
पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है तो आराम मिलता है, जो कि कोलोसिंथ का क्लासिक सिम्टम है। तो आप देख रही हैं सिंचोना का पेशेंट हर तरफ से कितना बेचैन है। सही बात है। दर्द में जोर से दबाना पड़ता है, पेट दर्द में आगे झुकना पड़ता है। फीमेल सिस्टम में भी इसका रोल है, खासकर मेनोपॉज के टाइम पर। बिल्कुल। एलेंस कहता है कि क्लाइमैक्टेरिक एज यानी मेनोपॉज के आसपास प्रोफ्यूज हेमरेजेस होते हैं, और एक्सट्रेमिटीज यानी हाथ पैरों का एक बहुत ही अजीब सिम्टम है। कौन सा? वन हैंड आइसी कोल्ड, द अदर वार्म। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म, ये कैसे हो सकता है? ये वैजोमोटर डिस्टर्बेंस का साइन है। ओके। इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उसमें इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई है कि बॉडी के एक हिस्से में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिससे वो हिस्सा ठंडा पड़ जाता है, और दूसरे हिस्से में वेजोडाइलेटेशन। राइट। ये सिंचोना की एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिविटी का एक और सबूत है। जब क्लिनिक्स में ये सिम्टम मिलता है ना, तो बहुत सरप्राइजिंग होता है। पेशेंट खुद अजीब तरह से देखता है कि ये कैसे हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग कॉन्फर्मेशन फॉर सिंचोना, आइपेकैक और डिजिटालिस। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए होम्योपैथी में सिंचोना सबसे पहले फेमस हुई थी, फीवर। इसका जिक्र इसके बिना अधूरा है। सही कहा। सिंचोना या पेरुवियन पाक से ही तो क्विनीन निकला था। एलेंस इसके इंटरमिटेंट फीवर का एक बहुत ही खास पैटर्न बताता है। क्या है वो? पैरोक्सिज्म एंटिसिपेट्स फ्रॉम 2 to 3 आवर्स ईच अटैक। इसका क्या मतलब हुआ? इसको आसान भाषा में समझो। मान लो आज बुखार शाम 4 बजे आया है, तो अगले अटैक में यानी परसों वो 1 या 2 बजे ही आ जाएगा। अच्छा, पहले आ जाएगा? हाँ, हर अगला अटैक पिछले अटैक से 2-3 घंटे पहले आ जाता है। वो टाइम से पहले एंटिसिपेट कर लेता है। और इसमें स्वेट का भी एक पेक्यूलियर पैटर्न है? हाँ, प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड और ड्यूरिंग स्लीप। पेशेंट जैसे ही कुछ ओढ़ता है या सोता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और ये पसीना भी एक तरह का लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, जो पेशेंट को और भी ज्यादा वीक कर देता है। पेशेंट एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो अगर पूरी पिक्चर को समेटें, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिंचोना पेशेंट की तकलीफ को आग में घी का काम करती हैं? यानी इसके की एग्रीवेशंस क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्रीवेशन है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। उसके बाद स्लाइटेस्ट टच, हवा का झोंका यानी ड्राफ्ट अफेयर भी बर्दाश्त नहीं होता। ओके। पीरियोडिसिटी यानी एवरी अदर डे, और मेंटल इमोशन से भी तकलीफ बढ़ जाती है। और आराम यानी अमिलियोरेशन? वो 2 चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। पेन्स में हार्ड प्रेशर से, राइट। और कॉलिक में बेंडिंग डबल से। ये 2 मॉडलिटीज इसके 2 अलग अलग स्फीयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आते हैं इसके रिलेशंस पर। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी फेरम है। ये तो समझ आता है क्योंकि दोनों ही ब्लड लॉस और उसके बाद की वीकनेस में काम आते हैं। करेक्ट, दोनों एक दूसरे के काम को पूरा करती हैं। और एलेंस कीनोट्स कहता है कि इसकी इनकम्पैटिबल रेमेडीज हैं डिजिटालिस और सिलेनियम। अच्छा। इनके बाद सिंचोना नहीं देनी चाहिए। आमतौर पर ये सिंचोना के एक्शन में इंटरफेयर कर सकती हैं। एलेंस ने एक प्रैक्टिकल टिप भी दी है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग। ये आजकल काफी रेलेवेंट हो सकता है। बिल्कुल। कई बार लोग बहुत ज्यादा हर्बल टी या नॉर्मल टी पीते हैं, जिसके टैनिन्स बॉडी के आयरन अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर उसके बाद वीकनेस, अनीमिया या हेमोरेज जैसी स्थिति बने, तो सिंचोना के बारे में सोचा जा सकता है। तो आज हमने सिंचोना ऑफिशिनालिस की पूरी कहानी, उसके रोबस्ट होने से लेकर ब्रोकन डाउन होने तक का सफर देखा। अगर इसके कोर को याद रखना हो तो कुछ की पॉइंटर्स हैं। 1. डिबिलिटी, जिसका क्लियर कट कॉज है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। 2. मार्क्ड पीरियोडोसिटी, हर चीज एक साइकिल में होती है। 3. एक्सट्रीम हाइपरसेंसिटिविटी, हल्की टच से दर्द लेकिन जोर से दबाने से आराम। और 4. पेट में गैस का गुब्बारा, जिसमें डकार से कोई रिलीफ नहीं मिलता। बिल्कुल सही समरी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। एलेंस कीनोट्स बार बार लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड पर जोर देता है, जो उस जमाने में फिजिकल था, जैसे ब्लीडिंग, डायरिया एक्सेट्रा। जो सोचने वाली बात यह है कि आजकल की लाइफस्टाइल में ये वाइटल फ्लूइड का लॉस सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल एनर्जी ड्रेन के रूप में भी हो सकता है, जैसे बर्नआउट या इमोशनल एग्जॉस्शन। एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स के लिए दिन रात पढ़ रहा है, अपनी नींद, अपना न्यूट्रिशन सैक्रिफाइस कर रहा है, या एक प्रोफेशनल जो बहुत हाई प्रेशर जॉब में है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड है, वो भी तो एक तरह से अपनी वाइटल एनर्जी लूज कर रहा है। सही बात है। उसके बाद भी तो वही सिंचोना जैसी एपैथेटिक, वीक, हाइपरसेंसिटिव स्टेट आ सकती है। क्या सिंचोना को इस मॉडर्न मेटाफोरिकल लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है?
इस पर जरूर सोचिए।